आई होप आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और मेरा आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। प्लीज कंफर्मेशन दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ, गुड यस इवनिंग सर। सर। यस सर। आपका आवाज आपका आवाज भी आ रहा है सर, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। गुड इवनिंग सर। यस, थैंक यू। ओके, तो आज हम यूनिट 4 देखने वाले हैं। यूनिट 4 में जो पहला जो टॉपिक हमें मिला है वो है डिमोलिशन। ठीक है, डिमोलिश करना। डिमोलिशन भी एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या? ऑफ कोर्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी बिल्डिंग बस बनाओ। ठीक है। तो अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है या कोई पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे कि ब्रिज हो गया, टनल हो गया, बिल्डिंग हो गई, या कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, तो अगर वो अनसेफ है, क्या वो वल्नरेबल है, मतलब डेंजरस है, तो फिर उसे डिमोलिश भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप डिमोलिश नहीं करोगे तब तक आप उस जगह पर नया कुछ बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए डिमोलिशन भी एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी सेफ्टी लेना भी जरूरी है। और डिमोलिशन में भी बहुत सारे खतरे रहते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप का डिमोलिशन रहता है। कोई मेटल बॉल का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो कोई एक्सकेवेटर या कॉमनली जेसीबी इक्विपमेंट की हेल्प से यहाँ पर हम डिमोलिश करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। कभी कभी मैनुअली भी ये डिमोलिश किया जाता है। ठीक है, हैमर के हेल्प से। तो और या फिर कोई अदर पावर टूल्स के हेल्प से भी हम मैनुअली डिमोलिश करते हैं, कोई छोटा स्ट्रक्चर हो या कोई बड़ा स्ट्रक्चर हो। कभी कभी कोई पार्शियल चीजें भी हमें डिमोलिश करनी पड़ती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के वक्त, अगर कुछ गलत हो जाए। ठीक है, कोई वॉल या कुछ भी, तो हम उसे भी डिमोलिश करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, और वहां पर एक नया चीज हम बिल्ड करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डिमोलिशन इज अ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो अभी यहाँ पर जो भी हम डिमोलिशन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या है, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के रूप में देखेंगे हम। ऐसा नहीं कि कुछ पार्शियली बिल्डिंग हम गिरा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसा समझ लो कि पूरा ही बिल्डिंग हम डिमोलिश कर रहे हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे के क्वेश्चंस आंसर जो भी है वो कंसिडर करना। अब दिल्ली का एक ट्विन टावर का केस था, जो आपने देखा होगा शायद न्यूज पर भी, कि ट्विन टावर एक बहुत हाई राइज, सुपर हाई राइज बिल्डिंग थी दिल्ली में। और ये दोनों अगल बगल ही बिल्डिंग खड़ी थी, लेकिन वो इलीगल तरीके से बिल्ड की गई थी, विदाउट परमिशन, या फिर थोड़े ही अप्रूवल्स वगैरह लेके उसको बिल्ड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि वहां पर वो डिमोलिश हो जाए। तो आपने देखा होगा कि 1-2 महीने की उसको तैयारी लगी, फिर उसके बाद ये सारा चीजें हुआ। इवन लाइव भी दिखाया गया था जो भी डिमोलिशन हुआ था। वहाँ एक्चुअली चार्ज वगैरह ये करके इम्प्लोजन किया गया था दोनों ही बिल्डिंग का। ठीक है, तो चार्ज लगा के एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव जो मटेरियल रहता है, तो उसका चार्ज लगा के यहाँ पर वो गिराया जाता है। ठीक है, तो आगे वो भी हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग अ डिमोलिशन प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स, कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि डिमोलिशन का अगर आपको काम करना है, चाहे पूरे बिल्डिंग का या कोई भी स्ट्रक्चर का हो, तो आपको सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्लानिंग के पहले आपको उसका पूरा सर्वे करना पड़ेगा। फिर आपके साथ यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, सिविल इंजीनियर होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है सर्वे करेगा, पूरा इन थोरो इन डेप्थ यहाँ पर स्ट्रक्चर का सर्वे करेगा। उसके बाद ही वो डिमोलिशन के लिए आगे पुटअप होगा, या फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले स्टेप है यहाँ पर सर्वे। और मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि डिमोलिश हमें क्यों करना है कोई भी बिल्डिंग, कि भाई एक तो पुराना हो गया है, डेंजरस हो गया है, वल्नरेबल है, इसलिए हमें वो गिरा के नया बांधना है। ठीक है, या फिर आप उस जगह पर कुछ नया बांधना चाहते हो, नया कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो उसको गिराओ। ठीक है, जो उस लैंड पर, उस प्लॉट पर कुछ बिल्ड है, कोई भी स्ट्रक्चर है, तो उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। तो इसलिए हम डिमोलिशिंग करते हैं कोई भी ये हो गया तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चरल सर्वे करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर ये अलग अलग रहते हैं, भले वो सिविल बैकग्राउंड से ही रहते हैं। कभी कभी लोग सिविल इंजीनियर को भी स्ट्रक्चर का ही नॉलेज रहता है, नो डाउट, लेकिन स्पेशलाइज कामों के लिए एक अलग स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम हायर करते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ सेगमेंट, या ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, अदर जो भी कंप्यूटर वगैरह है, तो इसी तरीके का एक विंग है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो याद रखना, तो वो सिर्फ डील करता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही, ये भी याद रखना। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप डिमोलिश करोगे तो बहुत बड़ा टीम लगता है, सारे एरियाज के एक्सपर्टाइज लगते हैं उसमें।
तरह तरीके के अप्रूवल्स लेने पड़े। सबसे ज्यादा सबसे मुसीबत का काम अप्रूवल या फिर परमिट लेना ही है। और परमिट कंपनी नहीं देती है, परमिट ये परमिट देते हैं आपके गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा, देन डिमोलिशन विल बी अलाउड, अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, छोटा प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा घर है, तो देन कभी कभी तो परमिट भी नहीं लेते, मैनुअली वहां पर डिमोलिश किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2 की तरफ मुड़ते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ मेजर हजार्ड एसोसिएट विद द डिमोलिशन एक्टिविटीज। देखो, डिमोलिशन एक्टिविटीज में बहुत सारे हजार्ड्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा और जिसे हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर पाते, एसेस नहीं कर पाते, वो रहता है स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी। यस, बहुत बार डिमोलिशन ऑपरेशंस गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, उससे प्रॉपर्टी लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा चिमनी था। ठीक है, अब चिमनी को इम्प्लोजन करना पड़ेगा। इम्प्लोजन में आपको बता देता हूँ क्या है, कि बिल्डिंग को जहां पर वो खड़ी है उसी जगह पर गिराना, उसे हम इम्प्लोजन कहते हैं। तो ये एक्सप्लोजन का मतलब ऐसा कह सकते हो कि अपोजिट वर्ड है ये। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि पूरा जो डिब्रीज है, पूरा जो भी है वो बाहर गिरता है। इम्प्लोजन में क्या होता है कि अंदर गिरना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो इम्प्लोजन ये रहता है, तो बिल्डिंग जहां पर खड़ी है उसी बिल्डिंग में वो पूरा गिर जाए, जो भी है आपका स्ट्रक्चर का डिब्रीज वगैरह है वो बाहर ना गिरे, ताकि जो सराउंडिंग में जो भी प्रॉपर्टीज है, सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना हो। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम चार्जेस प्लेस करते हैं और जब हम डेटोनेटर या फिर एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, ट्रिगर करते हैं, तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो चिमनी जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है, एक डायरेक्शन में इंक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो इम्प्लोजन ना होते हुए, और चिमनी का हाइट कितना रहता है आपको भी पता है, तो जनरल पावर प्लांट वगैरह ले लो या फिर कोई अदर इंडस्ट्री ले लो, तो चिमनी क्या होती है फिर गलत डायरेक्शन में गिर जाती है, जिस डायरेक्शन में हमने प्लान नहीं किया था। तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, तो ये बहुत सारी चीजें गलत डायरेक्शन में जा सकती है और जाती है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। ठीक है, क्या आप में से किसी ने डिमोलिशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया क्या? मैं बड़े प्लीज आप आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो तो अच्छा रहेगा क्लास के लिए। कोई है डिमोलिशन में काम कर रहा है? ओके, तो ये सबसे पहला ये हजार्ड्स रहता है, प्रॉपर्टी लॉस। दूसरा जो खतरा रहता है इसमें वो रहता है कि जो भी डेब्रिज यहाँ पर गिरने वाली है, ठीक है, तो वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर पर गिर सकती है। ठीक है, गलत डायरेक्शन में गिर सकती है, तो उसका खतरा रहता है। तो आजू बाजू की जो प्रॉपर्टीज रहती है पेरीफेरी में, तो वो डैमेज होने का, प्रॉपर्टी लॉस होने का खतरा रहता है। और इसका जो कंपेंसेशन कौन देता है पता है? कि जिसकी वो प्रॉपर्टी गिर रही है ना, वो कंपेंसेशन देती है, याद रखना। ठीक है, और ये परमिट पर भी लिखा हुआ रहता है कि भाई अगर आपके डिमोलिशन ऑपरेशन से आजू बाजू में कुछ नुकसान हुआ तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। नॉइज बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, लोगों को खाली करना पड़ता है, आजू बाजू की बिल्डिंग जो रहती है ना उनको खाली करना पड़ता है, तो ये भी याद रखना। कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे ऑपरेशंस में। और उससे भी बड़ा खतरा रहता है कि जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज रहती है आपकी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस लाइन हो गया, फायर हाइड्रेंट्स लाइन हो गया, ठीक है, सीवेज का लाइन हो गया, या जो भी है, अगर सही से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना, तो वहां पर और भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और भरपाई आपको ही करनी है उसकी, अगर वहां पर लॉस होता है तो, मतलब जो भी जिसका भी प्रॉपर्टी डिमोलिश हो रहा है, जो भी ऑक्यूपायर है, उसका ही वो लॉस बियर करना है। तो ये भी खतरा रहता है वहां पर। डिमोलिशन के वक्त लोगों की जान भी गई है सब, अगर सही से एक्सकेवेट नहीं हुआ, सही से हमने हाँ, जो भी रिस्क असेसमेंट है या हजार्ड आइडेंटिफिकेशन है सही से नहीं किया, तो यहाँ पर लोगों का डेथ होता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिमोलिशन परमिट? यस, इट्स इंपॉर्टेंट एंड इज अ लीगल ऑब्लिगेशन कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर डिमोलिश करते हो तो उससे पहले आपको परमिट लेना ही पड़ेगा। अब ये परमिट कौन देता है? ये परमिट देती है आपकी लोकल अथॉरिटी। ठीक है, लोकल अथॉरिटी में एग्जांपल के तौर से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि मेरा बिल्डिंग है, 30 स्टोरी का टावर है, मुझे गिराना है, एग्जांपल है, क्योंकि वो वल्नरेबल बन गया है, डेंजरस बन गया है। अब ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, और उसके अगल बगल में भी इतने ही बड़ी बिल्डिंग्स है। तो अब मुझे किससे परमिशन लेने पड़ेगा? जो मेरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उससे परमिशन लेना पड़ेगा।
अब क्या सिर्फ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही अकेला परमिशन देगा क्या? नहीं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो भी है, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला हो गया, तो वो मुझे परमिट देगा बिल्डिंग गिराने का, ठीक है। और भी अदर जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है वो यहाँ पर मुझे परमिशन देंगे। फाइनल परमिशन आने के बाद फिर मैं यहाँ पर डिमोलिश कर पाऊंगा। अच्छा, उसमें बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉ या ये भी रहता है कि आपको पुलिस वहां पर करनी पड़ेगी। अगर वहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्री के केस में, तो पैसों का इंस्पेक्टर वहां पर चाहिए, कंपिटेंट पर्सन उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारे पार्टीज उसमें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। फिर एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला, फिर उसका भी परमिशन लेना पड़ेगा आपको, तो वो भी वहां पर प्रेजेंट चाहिए ड्यूरिंग द डिमोलिशन वगैरह। बड़ा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर ये सारे पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। फिर फायर ब्रिगेड का परमिशन चाहिए, तो फायर का भी आपको परमिट पर सिग्नेचर लेना पड़ेगा, वो वहां पर इन्वॉल्व रहेगी, वहां पर मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग सेफ डिस्टेंस पर, ठीक है। फिर उसके बाद जिस कंपनी से आप डिमोलिशन कर रहे हो, क्या उसके पास एक्सपर्टाइज वगैरह है क्या, तो ये भी यहाँ पर चेक किया जाता है। जनरली अगर डिमोलिशन करना है तो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वो ही ये सारे जो भी है डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क वो खुद करा लेती है, ठीक है। उसका फीस में यहाँ पर ये रहता है, तो वो करा लेती है खुद ही। और ये क्या जरूरत है डिमोलिशन परमिट? तो परमिट ऐसे नहीं कि ऑफिस में सही करने के बाद इमीडिएटली दे दिया। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाला है या फिर जो भी सिविल वाला है, वो उसके ऑफिसर को भेजेगा और वहां पर चेक करेगा, स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेगा, फिर उसके बाद परमिट पर साइन करेगा। अगर उसको लगता है कि मेरा अंडरग्राउंड यूटिलिटी जब तक वो बाईपास नहीं होगा या फिर आइसोलेट नहीं किया जाएगा, तब तक वो परमिट ही नहीं देगा, ठीक है। और आइसोलेट करना क्या पर ये है क्या, अलाउड है क्या? और अगर अलाउड है तो कितनी देर के लिए ये परमिट रहेगा, तो ये भी यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि उसका टाइम डिफाइन भी रहता है, तो ये भी ध्यान में रखें। ओके, तो ये सारा ये रहता है डिमोलिशन परमिट के साथ। अब देखो, डिमोलिशन का परमिट ऐसा नहीं कि आपको हर साल लेना है भाई, जब भी आपका स्ट्रक्चर गिरेगा तब जाके आपको यहाँ पर लेना है। ओके। और दूसरी बात, कंपनी का इंटरनल भी वर्क परमिट रहता है, तो वहां पर ये भी रहेगा, लेकिन वो तो कंपनी का इंटरनल मामला है, खैर छोड़ो, वो अलग चीजें है। लेकिन ये परमिट की जो बात हो रही है वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की बात हो रही है। इन डिमोलिशन व्हाट इज द रोल ऑफ अ सीक्वेंस प्लान? ऑफ कोर्स सीक्वेंस प्लान से ही, क्योंकि प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा डिमोलिशन अगर करना है। तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, फिर आपका स्ट्रक्चरल सर्वे रहेगा, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद फिर वो स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट देगा पूरा। फिर वहां पर बिल्डिंग खाली की जाएगी, सब जो भी चीजें हैं वो बाहर निकाली जाएगी, गैस सिलेंडर वगैरह कुछ ये नहीं यूटिलिटी, तो वो सारा चेक किया जाएगा। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज आइडेंटिफाई की जाएगी। आप बोलोगे कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि अंडरग्राउंड में क्या क्या यूटिलिटीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लाइन, गैस लाइन? देखो, जो भी आपका अथॉरिटी है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका लैंड है वो, तो उसके पास ये सारा डेटा रहता है, तो उनसे मैप ले सकते हो। दूसरा, जो भी डिमोलिशन कराने वाली कंपनी रहती है, तो वो उनका रडार जो भी इक्विपमेंट रहता है उससे पूरा आइडेंटिफाई करती है पूरा प्लॉट एरिया, तो देखती है कि क्या अंडरग्राउंड में क्या कौन सा यूटिलिटी, वो भी चेक करती है। लेकिन अगर मैप पर मिल जाता है तो नो डाउट, लेकिन अब बहुत ही पुराना अगर प्लान है उनके पास, तो फिर वो रिस्क नहीं लेता है, वो खुद ही अपना ये एनालिसिस या फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी यूटिलिटीज है। और जनरली एक्सकवेशन के पहले भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी ये करती है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी खुद ही आइडेंटिफाई करती है। तो किसी ने किया है क्या ये ऑपरेशन, या ऑब्जर्व किया है क्या? मुझे बताइए जरा, अंडरग्राउंड यूटिलिटी ये करना, आइडेंटिफाई करना। जीडीआर करके कुछ मशीन है, शायद इक्विपमेंट का नाम है, उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं। ग्राउंड यूटिलिटी रडार ऐसे कुछ है उसका नाम। कोई है क्लास में जिसने देखा है ग्राउंड यूटिलिटी आइडेंटिफाई करते हुए? प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ अ डिमोलिशन फॉर अ बिल्डिंग लोकेटेड इन कंजेस्टेड एरिया? ऑफ कोर्स कंजेस्टेड एरिया में अगर आपको डिमोलिश करना है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है मैनुअल डीकंस्ट्रक्शन या फिर मैनुअल डिमोलिशन, बेस्ट तरीका। क्योंकि यहाँ पर मैनुअल लेबर इन्वॉल्व रहता है, तो उसमें क्या होता है कि भले टाइम लगता है, लेबर ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन सेफेस्ट डिमोलिशन माना जाता है, क्योंकि इमीडिएटली हम रोक सकते हैं। अगर आप इम्प्लोजन करते हो या फिर रेकिंग बॉल या फिर मेटल बॉल का इस्तेमाल करते हो, मैकेनिकल डिमोलिशन करते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंजेस्टेड एरिया में जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उनको क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, वहां पर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैनुअल डिकंस्ट्रक्शन सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली मैनुअल इंटरवेंशन है, तो वो डिसीजन इमीडिएटली ले लेता है।
ठीक है। और उसका जो डिमोलिशन का जो स्ट्रोक है, जो मैग्नीट्यूड है, वो कम ज्यादा करता है विद द हेल्प ऑफ हैमर, या फिर आप पावर हैमर की बात करो, जो भी है वो न्यूमेटिक हैमर की बात करो, न्यूमेटिक चिजल की बात करो, तो वो कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो सेफेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सेफ्टी कंसर्न व्हेन यूजिंग एक्सप्लोजिव्स इन डिमोलिशन। यार मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन सा एक्सप्लोजिव्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार मैंने सुना अमोनिया बेस रहता है, ग्लिसरीन बेस भी एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ इसमें तो मैंने C4 का भी नाम सुना है। ठीक है, तो ये इम्प्लोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली अगर बिल्डिंग का इम्प्लोजन कराना है तो उसके जो सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जैसे कि पिलर जनरली, ठीक है, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, ड्रिल करके उसमें उनका चार्ज फिल किया जाता है, और ये सारे केबल के थ्रू डेटोनेटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर दूर का ही डिस्टेंस पर ये डेटोनेट किया जाता है, और सारे के सारे एक साथ ही यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं। तो मतलब पूरा बिल्डिंग एक साथ ही गिरता है। ठीक है, तो और आजू बाजू भी नहीं जाता है। अच्छा, तो ये इसके लिए एक ट्रायल भी लिया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ट्रायल कैसे पॉसिबल है। देखो, ट्रायल इसका नहीं लिया जाता है कि बिल्डिंग गिराने का, ट्रायल इसका लिया जाता है कि जो भी आपने डिटोनेटर वगैरह कनेक्ट किए हैं, ठीक है, तो क्या उसमें सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसका टेस्टिंग किया जाता है, क्या सही से कनेक्टेड है क्या, तो उसका एक टेस्टिंग किया जाता है डिटोनेटर के पास। ठीक है, तो ये रहता है ताकि जो भी हम डिमोलिश करने वाले हैं, जो भी चार्ज हमने लगाया है, चार्ज मतलब जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल हमने लगाया है, ठीक है, तो वो सारे के सारे एक साथ ही फटे, सारे के सारे एक साथ ही ट्रिगर हो। तो इसका एक टेस्टिंग किया जाता है। अब ऑब्वियसली जो एक्सप्लोजिव्स इंस्पेक्टर रहता है, एक्सप्लोजिव इंजीनियर रहते हैं, ये सारे एक्सपर्ट्स लोग वहां पर ये करते हैं। अब इसमें मेजर सेफ्टी कंसर्न ये है कि फ्लाई रॉक एंड एयर ब्लास्ट इफेक्ट। देखो, फ्लाई रॉक मतलब जो भी पत्थर या डेब्रीज है वो इधर उधर गिरेंगे तो उससे डैमेज हो सकता है, कोई पर्सन इंजर्ड हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है। एंड एयर ब्लास्ट इफेक्ट, एयर ब्लास्ट इफेक्ट में क्या होता है कि एक शॉकवेव क्रिएट होता है, जब एक्सप्लोजन होता है ना तो एक शॉकवेव क्रिएट होता है। तो उससे क्या होता है कि आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स है, तो उनके स्ट्रक्चर को तो झटका बैठता ही है, लेकिन जो भी जैसे कि ग्लास हो गया, वुड हो गया, तो वो शैटर हो जाते हैं, तो कांच टूटना या फिर मेटल वगैरह ग्रिल है तो वो बेंट हो जाती है, तो ऐसे एयर ब्लास्ट के इफेक्ट देखे हैं हम। तो ये मेजर सेफ्टी कंसर्न रहता है। आपने ऐसा देखा होगा कि मान लो कि एक सेंटर में बिल्डिंग गिरानी है, तो आजू बाजू के बिल्डिंग को ऐसे ग्रीन नेट से ढक देते हैं। ठीक है, वो तो डस्ट से कंट्रोल करेगा, लेकिन ये एयर ब्लास्ट इफेक्ट से कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये जो 4-5 तरीके हैं डिमोलिशन के, उसमें से कोई भी अप्रोप्रिएट एक उठाया जाता है, और वो सेफेस्ट मान के उसका उस पर फिर एक्ट होता है। और ये ऑपरेशंस के लिए जो भी आजू बाजू की बिल्डिंग है उनसे परमिशन ली जाती है। ठीक है, और उनको खाली कराया जाता है दैट टाइम, जो भी है पीरियड उसका, उसके लिए। हो एक्चुअली डिमोलिशन जो हो जाता है तो वो तो ऐसा मान लो कि कुछ ही सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसका प्लानिंग करना, सर्वे करना, परमिट निकालना, असेसमेंट करना, बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं स्ट्रक्चर पर। ठीक है, चार्ज का भी टेस्ट किया जाता है। और ये सारी जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट की एजेंसीज, उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वहां पर बुलाना, तो ये सारा प्लानिंग करना, उसमें बहुत सारा वक्त निकल जाता है। नेक्स्ट, जब बिल्डिंग गिर जाती है तो उसका डेब्रिज का जो भी उठा के फिर ट्रक में डालना, डंपर में डालना, दूसरे जगह पर लेके जाना, इसमें भी बहुत सारा वक्त चले जाता है। तो ये भी एक्चुअली डिमोलिशन ऑपरेशन में कंसिडर किया जाता है, जो भी डेब्रिज को हटाने का जो टाइम है, ठीक है, तो वो भी डिमोलिशन ऑपरेशंस में कंसिडर किया जाता है। तो एक्चुअल बिल्डिंग गिरना कुछ सेकंड में गिर जाता है, लेकिन ये सारा करते हुए महीने लग जाते हैं। जितना बड़ा स्ट्रक्चर है उतना बड़ा ये रहेगा। छोटा सा घर है तो वो एक वीक में होगा, और छोटा सा मकान है तो परमिशन भी नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट, what should be the primary consideration when demolishing a building near an adjacent structure? एडजेसेंट स्ट्रक्चर ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एडजेसेंट स्ट्रक्चर अगर नहीं रहेगा तो बिंदास कोई भी जो मेथड है डिमोलिशन का वो अडॉप्ट कर लेगा, जो भी सस्ता है वो अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन एडजेसेंट स्ट्रक्चर की वजह से ही उसको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो प्रोटेक्टिंग द एडजेसेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज, अगर बहुत जो भी बिल्डिंग सटी हुई है, मतलब बहुत ही क्लोज है, तो वहां पर फिर ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ता है। जो स्ट्रक्चर आप गिरा रहे हो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो और भी खतरा वहां पर रहता है कि यार कोलैप्स ना हो जाए, या फिर साइड का चार्ज नहीं डिमोलिश हुआ, या फिर वो स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड एक्सप्लोजन नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ,
तो बिल्डिंग टेढ़ी होकर दूसरी बिल्डिंग पर गिर जाती है। ठीक है, तो डिमोलिशन में अगर आप यूट्यूब वगैरह करोगे, इंटरनेट पर भी करोगे ना कि डिमोलिशन वेंट रॉन्ग, अगर इतना भी सर्च करोगे आप बहुत सारे वीडियोस में देख लोगे कि किस तरीके से डिमोलिशन रॉन्ग हुआ। और इसमें चिमनी का भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो कभी कभी चिमनी को जिस डायरेक्शन में गिरने नहीं देना है तो वहां पर एक वायर रोप वगैरह लगा के रखते हैं ताकि उस डायरेक्शन में ना गिरे। अब वायर रोप कोई छोटा नहीं रहेगा, वो ज्यादा इसका रहेगा ताकि गिरे तो एक इम्प्लोजन हो उसका, चिमनी गिरने के बाद दूसरे डायरेक्शन में ना गिरे, तो इसके लिए वो बांध के रखते हैं वो। What type of hazard is most associated with the underground utilities during excavation? अभी एक्सकेवेशन की अगर बात हो रही है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है। अगर कुछ गैस का वगैरह लाइन है तो फायर एक्सप्लोजन का खतरा है यहाँ पर। ठीक है, वाटर लीकेज का खतरा है, सॉइल कोलैप्स का खतरा है। और आपको बताओ कि जब गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती है ना अंडरग्राउंड यूटिलिटीज में, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि एक सड़क बनानी है, ठीक है, और वो सिटी में सड़क बनानी है। अब सिटी में अगर सड़क बनानी है तो फिर वो किसके थ्रू होगा? मान लो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, तो उसके अंदर आता है, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हाईवे बनाना है सिटी के अंदर। तो मिनिस्ट्री वाला अलग है, तो वो क्या करेगा? एक्सकेवेशन करेगा। अब एक्सकेवेशन के दौरान मान लो कि कोई पाइपलाइन फटा है, ठीक है, तो एक्सकेवेशन के दौरान कोई भी वाटर का जो पाइपलाइन है अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, मान लो कि वो चेक करना रह गया, उसके मैप में अपडेटेड नहीं था प्लान में, और वो वाटर का लीकेज हो गया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड वाला कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर लाइन है वो किसी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, वो आता है जैसे कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर आता है, तो फिर वो उसको इन्फॉर्म करेगा, वो आराम से आएगा। फिर अब ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनमें झगड़ा लग जाएगा। अब क्या कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो वाटर लीकेज ठीक कराए? वाटर लीकेज ठीक कराने पर इम्पैक्ट देना या फिर प्राइवेटाइज करना ये अलग बात है, लेकिन ये किसके खर्चे से होगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है, इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और ये सच में मैंने देखा है। ओके, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अभी भी इतना स्मूथ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। वो बोलेगा अरे मेरा काम मैंने अच्छे से कर दिया, बात खत्म। जैसे कि अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज डालना है, जैसे कि गैस पाइपलाइन, ठीक है, तो वो फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला रास्ता खोद के चला जाएगा, ठीक है, और वो रास्ता कवर भी कर देगा, लेकिन नए जैसा तो नहीं दिखेगा वो। अब हाईवे बोलेगा कि सर मैंने तो एकदम नया रास्ता बनाया था, इन्होंने खोद दिया। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग इवैक्यूएशन ये सारा खतरा रहता ही है, सोइल कोलैप्स वगैरह का। एक रिसेंट एक वीडियो आया था सोइल कोलैप्स का, आई थिंक 2 वर्कर उसमें दब के फेटल एक्सीडेंट हुआ था वहां पर। स्ट्रेट एक्सकेवेशन किया था अंडरग्राउंड, और वहां पर केविन हुआ था। केविन मतलब कि मिट्टी वगैरह उन पर गिर गई थी, तो उसे हम केविन कहते हैं। उसका वीडियो अगर रहेगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू आइडेंटिफाई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बिफोर एक्सकेवेशन? सबसे बेस्ट तरीका भाई, प्लान ले लो। जो भी वहां पर अथॉरिटी है ना, गवर्नमेंट वाले, उनसे प्लान ले लो कि भाई तूने क्या क्या अंदर डाला है। ठीक है, और जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज डालती है तो वहां पर माइलस्टोन रखती है, पत्थर रखती है, कुछ आइडेंटिफिकेशन करके देती है कि भाई मैंने ये डाला था। लेकिन टाइम टाइम टू टाइम, जैसे कि 5 साल 10 साल तो डेवलपमेंट तो होते रहता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहता है, चेंज होते रहते हैं, तो वो दब जाता है कहीं। तो दब जाने की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो प्लान ले लो, अपडेटेड प्लान लेना। और दूसरा, उस प्लान के भरोसे मत रहो भाई, अपना अपना जो भी है आइडेंटिफाई करा लो, यूटिलिटी डिटेक्ट करा लो। तो यूटिलिटी डिटेक्शन यूजिंग ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या जीपीआर मशीन के सहारे, या जो भी है उसके सहारे आप अकाउस्टिक तरीका या जो भी तरीका है उससे आप आइडेंटिफाई करा सकते हो। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट केविंस ड्यूरिंग ट्रेंचिंग? तो ट्रेंचिंग और एक्सकेवेशन में क्या फर्क है? एक्चुअली ट्रेंचिंग एक्सकेवेशन का ही दूसरा नाम ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन ट्रेंचिंग में क्या होता है कि अगर मान लो कि उसके विड्थ से ज्यादा, ठीक है, विड्थ, अगर जमीन में आपको कोई डिगिंग करना है, एक्सकेवेशन करना है, तो उसकी विड्थ होती है। तो उसकी विड्थ से ज्यादा अगर आपको डीप खोदना है तो उसे हम ट्रेंचिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसकी विड्थ ज्यादा है, उसकी लेवल कम है, ठीक है, विड्थ से कम है उसकी डेप्थ,
तो उसे हम एक्सकेवेशन कहते हैं। तो ये इसी तरीके से ट्रेंच को हम डिफाइन करते हैं। तो ट्रेंच को किस तरीके से प्रिवेंट करें, सबसे बेस्ट तरीका मैंने ये देखा है कि भाई आप ट्रेंच बॉक्स लगा दो। वहां पर ट्रेंच बॉक्स है ना, 2 फीट 3 फीट 4 फीट में मिलते हैं, डायरेक्ट लगा दो। तो उसमें क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है इंस्टॉलेशन के लिए, निकालने के लिए, ठीक है। या फिर आप शोरिंग कर सकते हो, मतलब जो भी है शोरिंग प्लेट्स वगैरह वो लगा सकते हो, बीच में सपोर्ट लगा सकते हो, या फिर स्लोप कर सकते हो। जनरली ट्रेंचिंग में स्लोपिंग पॉसिबल नहीं रहता है ज्यादातर, क्योंकि उनको ज्यादा डेप्थ ये करना नहीं, विड्थ करना नहीं रहता है, तो उसके लिए स्लोपिंग, लेकिन स्लोपिंग भी अच्छा तरीका है, लेकिन मैं कहूंगा ट्रेंच बॉक्स अच्छा है, शोरिंग भी अच्छा यहाँ पर तरीका है, ठीक है। तो आप जो भी अप्रोप्रिएट है, जो भी वायबल है, वो ऑप्शन यहाँ पर ये कर सकते हो, चूज कर सकते हो। एक मिनट में आपको ट्रेंचिंग का फोटो दिखाता हूँ, यही सर्च करके, ट्रेंचिंग एक्सकेवेशन। कहाँ गया, चलिए पकड़ते हैं। गाइस ये देखो, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो इसका विड्थ देखो, ये एक्सकेवेशन जो किया है इसका विड्थ जो देख रहे हो, और इसका हाई डेप्थ देखो कितना डीप नीचे है। तो अगर ये जो डेप्थ है, अगर ये उसके विड्थ से ज्यादा है डीप, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेंचिंग कहेंगे। तो ये बाय डेफिनेशन ट्रेंचिंग को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ट्रेंचिंग बॉक्स में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ट्रेंचिंग एक्सकेवेशन बॉक्स कहाँ गया, यस। इस तरीके से रेडीमेड आपको बॉक्स मिल जाएंगे स्पेसिफिक साइज में, इस तरीके से, ताकि जो भी ये मिट्टी वगैरह है तो ये केव इन ना हो, अंदर ना आ जाए, ठीक है। आप इस तरीके से ये भी कर सकती है। तो पूरा ट्रेंचिंग बॉक्स, शोरिंग भी आप कर सकते हो। या देखो यहाँ ब्रेसिंग सपोर्ट्स लगाए जाते हैं। ट्रेंचिंग जनरली कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है, जहाँ जब पाइपलाइन वगैरह ये करना हो तब ये किया जाता है, ठीक है। ह्यूमिंग ट्यूब आप देख रहे हो, तो उसको ये करने के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट, which document is mandatory before starting a demolition activity? Most important, demolition permit from government, statutory authority, local body, local जो भी है उनसे परमिट लेना। What is the main purpose of a demolition sequence plan? अगर आप सीक्वेंस से नहीं करोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का हजार्ड बढ़ जाएगा। एक सेकंड, शायद ये हो गया है। Which of the following can cause a structural instability during demolition? Structural अगर instable हो गया, excavation अगर अपने प्लान के हिसाब से नहीं हुआ गाइस, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट, जो भी हमारा डिमोलिशन करने वाला स्ट्रक्चर था वो गिर जाता है दूसरे एडजेसेंट स्ट्रक्चर पर, ठीक है। मान लो कि कोई इंडस्ट्री में चिमनी गिरानी, सिर्फ अगर चिमनी गलत डायरेक्शन में गिर गई ना, तो पूरा प्लांट पर ही गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी हुआ है। अभी अभी तो बहुत सारे तरीके आए हैं उसको प्रिवेंट करने के, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा हुआ था। तो सीक्वेंस सही से करना है, सारे यूटिलिटीज हमें एक्सकेवेट करना है, सारे लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कोई अंदर तो नहीं रहा है ना, डिमोलिशन के वक्त कोई उसके आसपास ना रहे। जो भी 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर का जो भी रेडियस है, वो हम पूरी तरीके से इवैक्यूएट करें। जनरली 100 मीटर इनफ रहता है। कभी कभी अगर हाइट बड़ा है, टॉल है, तो उससे भी डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। What is the best method to prevent dust exposure during demolition? What is the best method to prevent exposure during demolition? धूल मिट्टी या डस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होती है ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिमोलिशन। जैसे ही डिमोलिशन हुआ है तो डस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होती है, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके लिए स्ट्रक्चर को वाटर से स्प्रे करके रखना, ठीक है, ताकि क्या हो, यहाँ पर डस्ट ना हो डेवलप। दूसरा, गिरने के बाद भी जब हम डेब्रिस को लेके जाते हैं तब भी डस्ट डेवलप होता है, तो वेट मेथड वहां पर इस्तेमाल कीजिए। वेट मेथड मतलब कि आपको वाटर स्प्रे करना है, याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर गिरने के बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हो। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहता है? ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखो डिमोलिशन में अगर आप में से कुछ लोग जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गए, गाइस ट्राई करो कि एक डिमोलिशन का प्रोजेक्ट करो। लेकिन ठीक है, हर एक कंपनी डिमोलिशन में होगी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप डिमोलिशन में करते हो, और जनरली जो एक्सप्लोजन के साथ जो डिमोलिशन किया जाता है, जो चार्ज हम ये करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चार्ज या फिर एक्सप्लोजन का हाँ देखा होगा। जो भी विलेज एरियाज में क्या रहता है कि जब हम कुआं खोदते हैं ना, तब क्या लग जाता है, यहाँ पर एक ये लग जाता है, स्टोन लग जाता है, ठीक है। तो उसको क्रैक करने के लिए हम वहां पर चार्ज पुटअप करते हैं। अगर आप टनलिंग में भी काम करते हो ना, तो टनलिंग में भी हम चार्ज वहां पर इम्पार्ट करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है। तो वो भी देखना वहां पर, तो किस लेवल का सेफ्टी लिया जाता है, तो वो भी आप सीख सकते हो, उससे भी वहां पर आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्री डिमोलिशन सर्वे? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, जब तक आप सर्वे नहीं करोगे, आप हजार्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और आप प्लान नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हम डिमोलिशन को सिर्फ सेफ्टी के नजरिए से ना देखें। अगर कोई भी सेफ्टी वाला है ना गाइस, तो उसको दोनों, या फिर हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री से देखना चाहिए उस काम को, कोई भी काम हो, नॉट ओनली डिमोलिशन। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो क्या वर्क एट हाइट चल रहा है, आरसीसी का काम चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, तो उसको 360 डिग्री से देखने का मतलब यह है कि आपको उसका ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, उसका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। ये हमेशा याद रखना। अगर आप डिमोलिशन में काम कर रहे हो, तो आपको ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। क्योंकि जब आपको ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू जब आप समझ आता है आपको, तो इवेंचुअली आप उसमें इन्वॉल्व सारे हजार्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते सेफ्टी प्रोफेशनल्स के नाते, भाई मुझे सिर्फ सेफ्टी देखना है, ऐसा मत कहो। क्योंकि आपको अगर सिर्फ सेफ्टी ही देखना है, तो उसके लिए भी आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, उसके ऑपरेशंस पता होने चाहिए, उसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए, तब आप आसानी से ये कर पाओगे। देखो कोई भी ऑपरेशंस वाला बंदा, प्रोडक्शन वाला बंदा ऐसा कह सकता है, भाई मुझे क्वालिटी, मुझे सेफ्टी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस प्रोडक्शन निकलना चाहिए। और मैं उसके ये जो स्टेटमेंट है उससे एग्री भी करूंगा, क्योंकि उसका क्वालिटी का और उसका सेफ्टी का कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने जगह पर सही है। लेकिन आप सेफ्टी वाले हैं, तो अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो, तो गाइस आपको प्रोफेशन जो भी प्रोसेस या ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता ही होना चाहिए। ओवरव्यू, बेसिक जनरल आइडिया, ठीक है, सरफेस आइडिया आपको होना ही चाहिए। क्योंकि उसके बिना आप उस ऑपरेशंस को समझे बिना उसके हजार्ड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और जब तक उस ऑपरेशंस में, उस जगह पर, या जो भी चीजें है उसमें, अगर आपको हजार्ड ही नहीं पता, ठीक है, क्या गलत हो सकता है यही नहीं पता, तो फिर आप सेफ्टी किस तरीके से ले पाओगे? तो इसलिए सबसे पहले उस ऑपरेशंस को समझो, उसमें इन्वॉल्व मैन, उसमें इन्वॉल्व मटेरियल, मेथड क्या है वो समझो, अपने आप आपको हजार्ड आइडेंटिफाई हो जाएंगे और सिंपल आप सेफ्टी ले पाओगे। तो मुझे बस सेफ्टी देखना है ऐसा मत कहना। अगर फिर भी देखना है, तो आपको ऑपरेशंस जानना जरूरी ही है। नेक्स्ट, विच सेफ्टी मेजर इज इसेंशियल फॉर वर्कर्स हैंडलिंग डिमोलिशन डेब्रिज? यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन वही है। What can be a major environmental impact of a demolition activity? Air pollution from dust and debris, और noise pollution भी होता है गाइस, जो भी है डिमोलिशन में noise pollution होता है। और आजकल आपने देखा होगा कि ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट आ रहा है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, तो आने वाले 2-5 सालों में तो ट्रेंड ही बन जाएगा ईएसजी। और जो भी ग्रीन बिल्डिंग है, ग्रीन प्रोडक्ट है, वो ट्रेंड बन जाएगा। मतलब उस जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो उसका एनवायरमेंट पर कम से कम इम्पैक्ट हो, कम से कम इम्पैक्ट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रिसाइकलिंग करो या फिर एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट ना हो, तो वो उसकी तरफ हम देखेंगे। अब ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है, मैं पूरी तरीके से तो नहीं जानता, लेकिन जो भी बिल्डिंग, जो मटेरियल है, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका एनवायरमेंट पर मिनिमल इम्पैक्ट हो रहा है, उस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, उसे हम ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। किसी को पता है ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, तो प्लीज इलाबोरेट कीजिए। और हाँ सर, ग्रीन बिल्डिंग इस एक लीड का प्रोजेक्ट रहता है। लीडिंग इन एनवायरनमेंट मींस लीडिंग इन एनवायरनमेंट इंटीरियर डिजाइनिंग है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कटिंग रहता है, जैसे कि कटिंग मशीन है, वो सब वैक्यूम से सक करेगा जितना भी डस्ट है ना,
तो वो सब अटैच होना चाहिए। तो नया नया मॉडल रहता है, मतलब नया नया इक्विपमेंट्स रहता है इसमें, जो वैक्यूम से अटैच रहता है, जैसे कि स्क्रबिंग मशीन है वो अटैच रहेगा, तो बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाएगा बाहर। और जैसे कि सीमेंट बैग है जो है वो सब लाइक ग्रीन नेट से उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको ढकना पड़ता है, और कोई भी डस्ट बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। और रिसाइकल मटेरियल चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम वेस्ट है, कार्डबोर्ड वेस्ट है, वुड वेस्ट है, ये सब रिसाइकल एक बॉक्स बनाया रहता है, तो ये उसमें ही जाना चाहिए। और बेस्ड ऑन उसका सर्टिफिकेट भी, जो हम लोग डंप करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है लीड प्रोजेक्ट, ये ग्रीन प्रोजेक्ट जो बोलते हैं। तो ये सब चीज इसमें ये देता है ध्यान, बिल्कुल भी डस्ट इसमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। और सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल, स्टैकिंग ऑफ मटेरियल, ये भी इसमें इंक्लूडिंग है। थैंक यू। थैंक यू। यस गणेश। सर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। उसमें क्या सर, एक थर्ड पार्टी होती है एजेंसी, वो अपना पूरा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करती है। एक्चुअली उसमें जो भी आप मटेरियल यूज करते हो, जैसे ब्लॉक वर्क हो गया, पेंट हो गया, वो भी वो आए मतलब ग्रीन बिल्डिंग जो सर्टिफाइड होगा ना, वही मेक का हमें यूज करना पड़ता है। और दूसरी चीज, हम जो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट रहता है सर, उसका भी प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है, ताकि आप जैसे उन्होंने बताया उस तरफ से, ये जो डेब्रिज होगा आपका, उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो। उसके बाद जो भी आप स्क्रैप होगा, तो स्क्रैप आप जो वेंडर को बेचते हो, वो वेंडर के पास भी एक आईजीबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद वो जो स्क्रैप का वो क्या कर रहा है, उसका भी रिसाइकिल का हमें लेना पड़ता है सर्टिफिकेट। और ओके ओके। जैसे कि साइट पे जो एक्टिविटीज होती है, पूरे तरह से अपने को डस्ट कंट्रोल के वाटर स्प्रिंकलर हो गया, या व्हीकल का व्हील वॉश हो गया, ये सब के पीपीटीज हमें देना पड़ता है उनको। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप सभी से कि ग्रीन बिल्डिंग में यहाँ पर मटेरियल रिसाइकलिंग हो गया, कम से कम वेस्ट जनरेशन हो गया, या फिर वेस्ट का सही से डिस्पोजल हो गया, ठीक है, ये सारा चीजें यहाँ पर देख रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एयर पोल्यूशन हो ही ना इसकी कोशिश हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या नॉइज पोल्यूशन के बारे में कुछ देखा जाता है यहाँ पर, या फिर अदर टाइप के जो सॉइल पोल्यूशन है, अर्थ पोल्यूशन है, क्या उसके लिए क्या प्रोविजन है ग्रीन बिल्डिंग में? प्लीज इलाबरेट अगर कोई जानता सर है। जैसे कि नॉइस के हम, लिए तो इतना हाँ, सर नॉइस के लिए तो इतना अभी हुआ नहीं, क्योंकि जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन है, तो ये सब कंपनी का डिजाइन वाला ही है। उसमें खाली हम लोग खाली प्रोटेक्शन ही करते हैं। जैसे आप बोले कि नॉइस के लिए कुछ करते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कुछ दिखा ही नहीं है इधर अभी तक नॉइस के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स पॉल्यूशन के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन नॉइस के लिए तो मेरे इधर अभी तक कुछ इतना एफिशिएंसी नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक्स रिजो, थैंक्स गणेश। देखो गाइज, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो भी क्लाइमेट चेंज के जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम सभी फेस कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली फेस कर रहे हैं हम। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, किसी भी मंथ में यहाँ पर बारिश हो जा रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का ही है। और इसीलिए यहाँ पर जो भी एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं हम, क्योंकि अगर प्लानेट ही ना रहा, आप समझ रहे हो, अभी यहाँ पर ये सिर्फ किसी एक कंट्री या फिर किसी स्टेट के लिमिट में नहीं रहा है, अब ये पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट कर रहा है guys, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज है वो सब एक साथ में है, तो प्लानेट अर्थ एक साथ ही है, तो और ये जो भी प्रॉब्लम होगा ये सबको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस पर एक्शन प्लान के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब ग्रीन बिल्डिंग जो कंसेप्ट है, इंडिया में मैं कहूंगा कि बहुत ही सरफेस इंट्रोडक्टरी स्टेज पर है, और इसमें डेवलप होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ पॉजिटिव चीज, कि इंडिया जो भी आ रहा है उसको बहुत ही फास्टली अडॉप्ट कर रहा है। आई एग्री, कुछ चीजें स्लो भी दिखाई दे रही है, लेकिन एडॉप्शन बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, ये भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। और उसकी ऑफकोर्स कॉइन की दोनों बाजू होती है, तो वो भी एक चीज है यहाँ पर। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, जैसे इस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे, जनरली मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे इपॉक्सी कोटिंग हो गया, तो उससे हम सॉइल पोल्यूशन को पूरी तरीके से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। या फिर जो भी हम
हजार्डस वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है, जो लाइसेंस होल्डर है या जो सर्टिफाइड है उसको ही हम पास ऑन करते हैं और सारा वो सिस्टम रहता है, उस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल किस तरीके से करें उस पर हमें फोकस करना चाहिए। नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, आप और मैं, हम सब मिलकर भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। सिंपल सी कंसेप्ट है। अगर आप देखोगे, एग्जांपल देता हूँ मैं, सबसे हार्मफुल अगर एनवायरनमेंट के लिए अगर कोई चीज है तो वो है प्लास्टिक। ठीक है, और सिर्फ एनवायरनमेंट में हम सब भी आते हैं, ठीक है, आप मैं, और उससे सॉइल पोल्यूशन तो होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। आपने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा दोस्तों कि समुद्र में मछलियों से ज्यादा तो प्लास्टिक ही है। अभी इलॉन मस्क जी बात कर रहे हैं कि स्पेस में हम कचरा डालेंगे, क्या खराब तो हो ही रहा है ना कुछ भी। तो मैं यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि रिसाइकल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो उस तरफ एक कदम होना चाहिए। गवर्नमेंट ये कर रही है लेकिन एनफोर्समेंट में कहीं कमी दिखाई दे रही है। आप अ, आपने एक नोटिस किया होगा, अगर आप यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में जाओगे ना तो वहां पर आपको वाटर बॉटल है ना, प्लास्टिक की बॉटल में नहीं मिलेगा, तो आपको कांच की बॉटल में मिलेगा। ठीक है, महंगी जाती है बॉटल, लेकिन जब आप वो जो कांच की बॉटल रिटर्न करते हो ना तो उसका पैसा आपको वापस मिल जाता है, मतलब पूरा नहीं लेकिन जो भी बॉटल का वो चार्जेस आपको वापस मिल जाता है। इंडिया में भी वो प्रैक्टिस है। अगर आप देखोगे, प्लास्टिक से पहले हम जो भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे तो कांच की बोतल में तो पीते थे और वो रिटर्न कर देते, और वो ट्रे आके उठा के लेके जाता था। तो यहाँ पर भी अडॉप्शन होना चाहिए ताकि प्लास्टिक की जरूरत ही ना पड़े। बहुत ज्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्लास्टिक के थ्रू ही दिया जा रहा है। आजकल तो कोल्ड ड्रिंक्स भी प्लास्टिक में ही आ रहा है, आजकल क्या, बहुत सालों से आ रहा है। आप रेयरली किसी कांच की बोतल किसी दुकान पर देखोगे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। ठीक है, तो उससे पोल्यूशन नहीं होता। देखो, कोल्ड ड्रिंक जो है वो, हाँ, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं, वो आज का टॉपिक नहीं। टॉपिक ये है कि गाइस हम एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, एक पर्सनल लेवल पर भी हम कर सकते हैं। और हम वाटर का कंजर्वेशन कम कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना ही कर सकते हैं, वेस्टेज कम कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने घर में भी ये सारी चीजें की है। अगर आप रूम में नहीं हो तो लाइट और फैन ऑफ करके रूम के बाहर जाइए। अगर आप टीवी नहीं देख रहे हो, टीवी बंद करके जाइए। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से हमें गवर्नमेंट एडवर्टाइज के थ्रू बताते आ रहा है कि आप ये सारी चीजें कम कीजिए। क्योंकि आज भी हम कितना भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें गाइस, स्टिल वी आर रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोयले पर ही हम ये सारी चीजें हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है, वो भी तो देखना चाहिए। तो कंजम्पशन हमें कम करना चाहिए। और जब हम और आप ऐसे प्रोफेशनल्स लोग मिलके, एजुकेटेड लोग मिलके छोटा छोटा ट्राई करेंगे, लोगों को बताएंगे छोटी छोटी चीजें करके, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। तो यही कहना था मुझे। और किसी को कुछ ऐड करना है बिफोर गोइंग अहेड तो आप कर सकते हो कि आप अपने लेवल पर क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सुझाव देना चाहते हो, तो आप कह सकते हो। और सबसे पहला मैं हमारा मीटिंग में भी बोला जाता हूँ, मैं सब वर्कर को बोलता हूँ, जो हमारा इधर का कल्चर है, बस में से प्लास्टिक फेंकना, बोतल फेंकना रास्ते में, किधर भी, ये सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि लोग बोतल पी के सीधा किधर भी फेंक देते हैं। तो ये सबसे पहला, ये मैं हमेशा टीवीटी में भी बताता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है, या तो फिर लाइक मोटिवेशनल प्रोग्राम है उसमें भी मैं एक थोड़ा समय लेता हूँ इसके इसके बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो कम से कम 2% 3% लोग सुन के तो कम से कम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जब भी एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल तो एक थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि बॉटल, सिंगल यूज प्लास्टिक अपनी डस्टबिन में फेंकना चाहिए, या किधर भी होने दो, जो भी प्लास्टिक है सब। लाइक सी साइड में भी जाते तो लोग लेस का पैकेट खा के सीधा फेंक देते, वो सब अपने को एक डस्टबिन में डालते। यस गणेश। दूसरी चीज, हम जब मार्केट में जाते हैं कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो हम जितनी सब्जी लेते हैं उतना प्लास्टिक हम घर पे लेके आते हैं। उससे अच्छा करेक्ट है है। कि हम लोग घर से एक अपना बैग लेके जाएंगे अपना कपड़े का, ताकि और उसमें सब सब्जी लेके आ सकते हैं, ताकि उतना प्लास्टिक कम हो सकता है। ऑफ कोर्स यस। ये जैसे कि रिजो ने कहा, आपने कहा कि
जितना सब्जी लेके आते उतना प्लास्टिक हम घर पे लेके आते एग्जैक्टली। और आपको पता है प्लास्टिक का एडॉप्शन इतना फास्ट क्यों हुआ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत सस्ता मिलता है और उसको बनाने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, प्लस इतना सस्ता होने के बावजूद भी वो टिकाऊ है अपने इससे पेपर से। तो इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा एडॉप्शन हुआ है। तो यस ऑफ कोर्स हमने कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर यूज हमने करना चाहिए। यस मनसुख जी बोलिए। जी सर, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, जैसे हमारी कोई मीटिंग होती है तो क्या होता है, अच्छा दिखाने के लिए छोटी बोतल आती है वाटर ड्रिंकिंग की, मतलब 10 वाली समझिए। तो क्या होता है 15 या 20 मेंबर बैठते हैं, सबको अलग-अलग वो बोतल दिया जाता है। या तो उसकी जगह बड़ा बोतल से पानी निकाल के काँच के ग्लास में और उसको दिया जाए तो मतलब सही रहेगा, प्लास्टिक कम यूज़ होगा। ऑफ कोर्स, थैंक यू, गुड। ये एक अच्छा सजेशन है, ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और कोई सुझाव जो कि हम हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे घर पर ये कर सकें? सर एक प्लास्टिक पॉलीमर सर मेल्ट होने के लिए सर ऐसा रिसर्च किया गया है कि 600 ईयर्स लगता है एक पॉलीमर को मेल्ट होने में। मतलब एक पॉलीमर का दाना जो पायलट्स बोलते हैं ना हम लोग, उसको ऑफ कोर्स, ऑफ सिक्स कोर्स। हंड्रेड ईयर्स लगता है। तो सोचो डिकम्पोज तो प्लास्टिक ऑलमोस्ट ऐसा भी कहा गया है कि डिकम्पोज होता ही नहीं है। अगर होता है तो बहुत सैकड़ों साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में। ठीक है। यस यस तो यही तो खतरा है, ये आप समझ रहे हो। और उससे क्या हुआ है कि हमारा जो समुंदर का जो इकोसिस्टम है वही बिगड़ गया है। और मान लो कि अगर मैंने मेरे घर में मछली लाया हूँ और वो समंदर की है, तो भाई वो माइक्रो प्लास्टिक ऑलरेडी फिश के पेट में मिला हुआ है और मैं वही खा रहा हूँ। तो उससे क्या हो गया, कैंसर का खतरा और बढ़ गया। सिर्फ कैंसर नहीं, और सारे डिसीजेस बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी एक हार्मफुल है। दूसरा दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप चाय पीते हो तो आपके ऑफिस में कभी कभी क्या करते हैं, हम चाय की जो भी शॉप होती है उससे हम प्लास्टिक के जो पन्नी रहती है उसमें बैग में लाके सर्व करके हम पीते हैं। छोटे से कप में, जो पेपर कप रहता है, गाइस पेपर कप होल्ड ही नहीं कर पाएगा, उसमें भी प्लास्टिक का एक लेयर लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो उसमें मत पीजिए, क्योंकि अगर कोई बॉयल या कोई गर्म चीज प्लास्टिक के साथ मिल जाती तो मेल्ट हो जाता है और वो माइक्रो प्लास्टिक उसके साथ मिक्स होके अपने ही पेट में जा रहा है। तो जितना हो सके उतना प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को यूज करना चाहिए। दूसरा, जो भी हम प्रोडक्ट प्लास्टिक का खरीदते हैं, ठीक है, एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है इंडिया में, मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो वो क्या करता है, जो भी हमारी जरूरतमंद की चीजें हैं, कुर्सी हो गया, फिर या जो भी फर्नीचर का चीज है, वो क्या करते हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनाते हैं। इतना फैंसी डिजाइन बनाते हैं गाइस, तो डोंट आस्क। तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे चीजों का हम जल्द से जल्द एडॉप्शन करें। ठीक है, दिखने में भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पैक्ट है, बहुत बेनिफिशियल है। तो ये सारी चीजें हमने अडॉप्ट करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए किसी और दिन डिस्कस करूंगा। अच्छा हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जो भी फार्मा से रिलेटेड जो भी लोग हैं, सिर्फ उनके लिए है ये। फार्मा इंडस्ट्री में मेरी कंपनी है अभी वेबिनार प्लान कर रही है। ठीक है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी ऑडिट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो ल्यूपिन हो गया, बहुत बड़ी वाइट्रिस हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े फार्मा कंपनी में से लोग आ रहे हैं ज्वाइन होने के लिए वेबिनार के लिए। और वहां पर वेबिनार का हम डिस्कशन इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपके इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस है, तो उसके पर क्या प्रॉब्लम है, तो क्या सॉल्यूशन है फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए, क्या रेगुलेशन है, वो डिस्कस करेंगे। हमारी कंपनी की तरफ से हमारे लीड फायर ऑडिटर स्पीकर रहेंगे, थोड़ी देर के लिए वो डिस्कस करेंगे, मेथोडोलॉजी बताएंगे। और फिर उसके बाद वेबिनार स्टार्ट होगा, देन डिस्कशन चलेगा। तो 1-2 घंटे का रहेगा वो। संडे को हम प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग अभी तक फिक्स नहीं, शेड्यूल भी नहीं किया हुआ है। तो अगर आप में से कोई लोग फार्मा में काम कर रहे हैं, एचएससी या सेफ्टी में, फायर में, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दूंगा, आप रजिस्टर कीजिए। आपको व्हाट्सएप पर उसका लिंक वगैरह आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, ज्वाइन कीजिए। मैं भी रहूंगा वहां पर। आई थिंक आई विल होस्ट, अगर पॉसिबल रहा तो मैं खुद ही होस्ट करूंगा। स्पीकर हमारे अलग ऑडिटर रहेंगे। तो अगर आप में से कोई है फार्मा तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए क्लास के बाद, ठीक है। ओके। और उसके बाद भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी वेबिनार प्लान करने वाले हम, बीबीएस का भी वेबिनार प्लान करने वाले। और हाँ, ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई चार्जेबल नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं उसको। नेक्स्ट है विच
ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर व्हेन प्लानिंग डिमोलिशन नियर अ पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया जैसे कि मान लो कोई रेलवे स्टेशन का एक कोई पार्ट डिमोलिश करना है, तो वहां पर क्राउड कंट्रोल और पब्लिक सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ओवरहेड ब्रिज वगैरह हो गया, उसको डिमोलिश करना है या क्या है, तो वो बहुत हेक्टिक काम रहता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि पूरा स्टेशन का ऑपरेशन नहीं रोक के डिमोलिशन करो, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। आपको पार्शियली क्लोज करना पड़ता है कुछ प्लेटफॉर्म, फिर उसके बाद ये काम करना पड़ता है, और उसमें भी गलती ना हो ये भी आपको देखनी पड़ती है। कुछ ब्रिजेस हो जाए पुराने, तो उसको भी गिराने के लिए आपको एक साइड का रोड ये करके आपको ये करना पड़ता है। तो दिस इज अबाउट डिमोलिशन। हम आगे बढ़ते हैं, ट्रेंचिंग के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। व्हाट इज द मैक्सिमम allowable trench depth before protective system like shoring or trench boxes are required? अलावेबल जो डेप्थ रहता है 2 मीटर तक कोई चिंता नहीं गाइस, 6 फुट तक। लेकिन उससे ज्यादा है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रेंच बॉक्स या जो भी शोरिंग है शटरिंग है वो यहाँ पर इस्तेमाल करने ही पड़ेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एक्सकेवेशन मेथड? फ्री फॉल एक्सकेवेशन ये कोई एक्सकेवेशन मेथड नहीं है, इसमें से वैक्यूम एक्सकेवेशन हो गया, ओपन कट एक्सकेवेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल बोरिंग हो गया, ये सारा चीज है एक्सकेवेशन तरीका माना जाता है। विच टेक्निक इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटेक्ट अंडरग्राउंड यूटिलिटीज बिफोर एक्सकेवेशन? तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर मेथड कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ट्रेंच बॉक्स क्या रहता है? टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम केविंस। तो उस बॉक्स में जाके जो भी है वो वर्कर काम कर सकता है, तो केविन ना हो, मतलब जो भी जमीन सॉइल का हिस्सा है वो गिर ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ट्रेंच बॉक्स इंस्टॉल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड यूटिलिटीज पजेस ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन? गैस पाइपलाइन, जनरली फ्लेमेबल गैस पाइपलाइन वही रहता है, चाहे आपका पीएनजी हो, एलएनजी हो, जो भी हो, गैस पाइपलाइन एलपीजी का हो, वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। आजकल तो सीएनजी का भी है। विच सेफ्टी मेजर शुड ऑलवेज बी टेकन बिफोर एक्सकेवेशन बिगिंस? कॉन्टेक्टिंग यूटिलिटी कंपनीज फॉर यूटिलिटी मार्किंग। हाँ, आइडेंटिटी जीपीआर से या फिर आप प्लान देख के मार्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप यूटिलिटी जब तक मार्क नहीं करते, एक्सकेवेशन करने वाला कहाँ एक्सकेवेशन करेगा, ठीक है। यूटिलिटी मार्क करना पड़ता है, फ्लैगिंग करना पड़ता है, फिर उसके बाद एक्सकेवेशन यहाँ पर होता है। विच कलर कोडिंग इज टिपिकली यूज फॉर मार्किंग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स? रेड कलर कोडिंग यहाँ पर उस तरीके से मार्क किया जाता है। What is the main hazard associated with excavating near underground sewer line? Exposure to the toxic gases such as methane and hydrogen sulfide. देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गाइस टॉक्सिक गैस है, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक गैस, ठीक है। एंड दूसरा है मीथेन। यहाँ पर मीथेन एक फ्लेमेबल गैस है, तो यहाँ पर आग लगने का भी खतरा है, टॉक्सिसिटी का भी खतरा है। What type of excavation is performed for laying underground pipes and cables? ट्रेंच एक्सकेवेशन, मैंने कहा कि केबल या फिर पाइप जब आपको ले करना रहता है तो ट्रेंचिंग ही करना पड़ता है। ट्रेंचिंग इज पार्ट ऑफ एक्सकेवेशन, मतलब इट इज एक्सकेवेशन, ओके। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू लोकेट नॉन मेटेलिक अंडरग्राउंड यूटिलिटीज? देखो मेटेलिक करो नॉन मेटेलिक करो, जीपीआर मेथड चल जाता है उस पर। Which of the following is not a protective system for trenching safety? Speed excavation. What is a major hazard excavating in areas with unknown underground utilities? Risk of damaging utilities leading to explosion, electrocution or flooding. अगर मान लो कि अननोन अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है, या जब तक हम उसका डेप्थ आइडेंटिफाई करते हैं तो मैनुअल एक्सकेवेशन करते हैं। तो मैनुअल एक्सकेवेशन के लिए यहाँ पर जो भी हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो भी वर्कर है उसने पूरा पीपी पहनना चाहिए, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आ भी गया जो भी है टूल्स, तो इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब तक डेप्थ आइडेंटिफाई नहीं हो जाता, लोकेट नहीं हो जाता, तब तक हमें मैनुअल एक्सकेवेशन करना पड़ता है, बहुत ही ग्रेजुअली। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटी? वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर मतलब के तालाब हो गया, टैंक हो गया, तो ये सब वाटर रिजर्वायर ही है। What is the minimum safe distance of a worker should maintain from overhead electrical line while using excavation equipment? 3 meters। आपको शायद याद होगा कि
लास्ट एग्जाम में आपको पूछा गया था कि ओवरहेड 11 केवी का है तो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए लाइव इलेक्ट्रिकल वायर के बीच और पर्सन के बीच या जो भी है। तो अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको जानना है तो आप सीईए रेगुलेशंस पढ़िए। तो उसमें एक चार्ट दिया गया है कि अगर कितना किलो वोल्ट के अगर ओवरहेड लाइन है तो कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रो एक मैग्नेटिक फोर्स रहता है तो वो वहां पर खींच लेता है। ठीक है, तो इसलिए सेफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए सीए के रेगुलेशंस में दिया गया है, वो पूरा टेबल दिया गया है कि कितना वोल्टेज रहेगा तो कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। ठीक है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ स्लोपिंग इन ट्रेंचिंग? स्लोपिंग इन ट्रेंचिंग जनरली कम ही देखा जाता है, ट्रेंच बॉक्स से ज्यादातर अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन अगर स्लोपिंग है करते हैं लोग तो वहां पर ट्रेंच कोलैप्स होने का या फिर केविंग्स होने का खतरा यहाँ पर कम हो जाता है। व्हाट इज मोस्ट सॉरी मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट एन एक्सकेवेशन केविंग्स? तो ये अगेन रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। What must be done before a worker enter an excavation deeper than 1.2 meter? Conduct a hazard assessment, ensure protective measures are in place. Yes, परमिट देते वक्त आपको सारा हजार्ड असेसमेंट करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए जो भी है, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज हो गया या अदर जो भी हजार्ड्स है वो देखना चाहिए। Which of the following is a major risk when using heavy machinery near an excavation site? Machinery overturning and falling into excavation. ओवरटर्निंग की वजह से अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट लग जाता है, ज्यादा एक्सेसिव फोर्स अगर ऑपरेटर की तरफ से लग गया तो मशीन ओवरटर्न होती है और फॉल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है एक्सेसिव फोर्स अगर लग गया। अगर मान लो कोई एक्सकेवेटर उसका बकेट वगैरह अटक गया और एक्सेसिव फोर्स अगर लगा रहे हो तो पूरा मशीन ही कोलैप्स हो जाएगा वहां पर। What safety measure is crucial when excavating in an area with no one underground utilities? Conducting hydro excavation and vacuum excavation. वैक्यूम एक्सकेवेशन हर वक्त फिजिबल है या नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, हाइड्रो एक्सकेवेशन आपको पता है कि फ्लड के फोर्स के मदद से हम करते हैं। ठीक है, वैक्यूम एक्सकेवेशन में क्या होता है कि जनरली जो भी ट्रेंचिंग के वक्त या फिर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के पास क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उससे जो भी डेब्रिज वगैरह सक की जाती है, तो उस तरीके से वैक्यूम एक्सकेवेशन होता है। बहुत ज्यादा फोर्स रहता है, बहुत ज्यादा नॉइज है उसमें, और हाइड्रोज में वाटर जेट का इस्तेमाल करके एक्सकेवेट किया जाता है वहां पर एरिया। ठीक है, लेकिन जनरली उसका फोर्स वगैरह सब देखा जाता है और असेसमेंट करने के बाद ही ये किया जाता है। हर जगह पर देखा नहीं जनरली प्रैक्टिकली हाइड्रो और वैक्यूम वाला, लेकिन उसके बारे में मैंने पढ़ा है। किसी के साइट पर होता है कि वैक्यूम या हाइड्रो? हाइड्रो तो जनरली होता होगा, वैक्यूम का तो नॉट श्योर है। किसी के साइट पर किया है, आपने देखा है? Okay, what is the recommended distance for storing excavated soil spoil pile from a trench edge? 2 meters. What is the main purpose of shoring in construction? To support unstable structure and prevent collapse. Yes, collapse होने से, गिरने से जो भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए शोरिंग किया जाता है। सस्पेंडेड शोरिंग नॉट अ कॉमन टाइप, रेकिंग शोरिंग है, हाइड्रोलिक शोरिंग है, फ्लाइंग शोरिंग है। व्हाट इज प्राइमरी रिस्क इन इम्प्रॉपरली डिजाइन शोरिंग सिस्टम? स्ट्रक्चर कोलैप्स, वर्कर इंजरी। इंजरी क्या है यहाँ पर? ये भी हो सकता है, फैटेलिटी भी हो सकता है। What should be done before removing the shoring system? Ensure stability of a structure. जब तक स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं, आपका ऑपरेशन खत्म नहीं होगा, तब तक कोई निकालेगा ही नहीं, फिर भी आपको इंश्योर करना पड़ता है स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर। Which of the following is a safety measure for a शटरिंग? इंश्योर प्रॉपर ब्रेसिंग। ब्रेसिंग मतलब कि उसके बीच का जो सपोर्ट है वो देखना, और दूसरा उसका अलाइनमेंट, क्या प्रॉपरली अलाइन हुआ है या नहीं। What is recommended method for inspecting shoring and shuttering safety? Load testing and regular inspection. Yes. Which factor is most commonly important in determining the type of shoring required? The height and depth of excavation. उसके बेस पर ही आपका ये सारी चीजें होगा। यस, आगे ऑलमोस्ट सेम ही है। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क इन कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस में सबसे ज्यादा जो रिस्क रहता है, नंबर 1, वो रहता है कि आपका टॉक्सिक या फिर इनफ्लेमेबल एटमोस्फेयर का प्रेजेंट रहना। मतलब वहां पर आग लग सकती है या फिर
टॉक्सिक गैसेस का प्रेजेंट रह सकता है, उसके सफोकेशन वगैरह हो सकता है, तो वो खतरा रहता है। दूसरा खतरा ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस देखो बनाया इसलिए है कि वहां पर जाके काम हो सके, वो परमानेंट रहने के लिए नहीं बनाया है, उसका एंट्री एग्जिट बहुत ही लिमिटेड रहता है। ठीक है, ओशा के डेफिनेशन किससे के हिसाब से 3 ही पैरामीटर है। एक, कन्फाइंड स्पेस मतलब ऐसी जगह कि वहां पर आदमी के आने जाने के लिए, ठीक है, लिमिटेड जगह हो, लिमिटेड। दूसरा, वो जगह परमानेंट रेसिडेंसी के लिए नहीं बनाई गई। तीसरा, वो इतने बड़ी जगह हो कि एटलीस्ट वहां जाके वो पर्सन काम कर सके। बस ये 3 पैरामीटर जिस जगह पर एप्लीकेबल होते हैं उसे कन्फाइंड स्पेस माना जाना चाहिए। ये डेफिनेशन है ऊषा का, और वही हम अडॉप्ट करते हैं कन्फाइंड स्पेस आइडेंटिफाई करने के लिए। What is the minimum oxygen concentration required for a safe entry into confined space? तो 19.5% यहाँ पर होना चाहिए। What is purpose of a permit to work system for confined spaces? To ensure safety measures are in place before entry. Yes, confined space में अगर आप वर्क परमिट पर साइन कर रहे हो गाइस, तो आप डेथ वारंट साइन कर रहे हो किसी पर्सन का। परमिट साइन करना इज नॉट अ जोक, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, पूरा सर्वे आपने करना चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ एंट्री के जगह का, ना सिर्फ 3 लेयर्स का, मतलब जहां पर भी जाके काम करना है उस जगह पर आपका जो भी सैम्पलिंग वाला इक्विपमेंट है उसका रीच होना चाहिए। ठीक है, विच इक्विपमेंट इज इसेंशियल फॉर कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू? ट्राइपॉड, हार्नेस, ब्रीदिंग apparatus, और जो भी कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू अटेंडेंट होता है, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, वो वहां पर होना चाहिए। अकेला पर्सन तो वहां पर जाएगा ही नहीं, तो बड़ी सिस्टम भी वहां पर होना जरूरी है। What is primary reasons for using ventilation in tunnel construction? To maintain air quality and prevent gas buildup. Yes, बिल्डअप भी एक खतरा रहता है। एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन होना चाहिए। सांस लेने के लिए gas is commonly found in a confined space and possess an explosion risk. मीथेन, मीथेन को नेचुरल गैस से भी जाना जाता है, सबसे ज्यादा खतरा इस पे रहता है guys. Which type of ventilation system is most effective for tunneling operation? Mechanical force ventilation यही रहता है। yes guys, क्या वेंटिलेशन के लिए आप क्या करते हो बताइए? कंप्रेसर लगा दिया, ठीक है, गैस की जो भी एयर की पाइपलाइन है वो वहां पर ये कर दी, इंस्टॉल कर ली, फिटिंग कर ली। चलो रिजो जी बताइए। ब्लोअर हम लोग यूज करते हैं, जो फ्रेश एयर अंदर डाल के उसको वेंटिलेशन डालते हैं। और उससे पहले तो हम लोग नाइट्रोजन से पर्जिंग कर लेते हैं, जो जितना भी गैस है हजार्डस वो मतलब निकल जाए। जो हजार्डस टॉक्स मतलब जो फ्लेमेबल गैस है वो निकल जाए। उसके बाद हम लोग वेंटिल लाइक ब्लोअर डालते हैं, ब्लोअर से फ्रेश एयर हम लोग अंदर डाल के, और जो हरा एयर है उसको एज एग्जॉस्ट करके उसको बाहर फेंकते हैं। तो ऐसा सर्कुलेट करते रहे 1 to 2 आवर्स। क्या मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? प्लीज आंसर। यस सर, अभी Yes, sir, आया। हाँ सर, अभी अभी आया। ओके, थैंक यू। देखो रिजो जी ने जैसे बताया कि गाइस नाइट्रोजन पर्जिंग, ठीक है, तो नाइट्रोजन पर्जिंग क्या है कि नाइट्रोजन गैस को प्रेशर से वहां पर ये करके
भेज के जो भी टनल में, तो टनल में से सारे जो गैसेस है, जनरली मीथेन का सबसे ज्यादा खतरा है, तो मीथेन को निकाल के, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के, जो भी H2S है, अदर गैसेस को निकाल के पूरा नाइट्रोजन से पर्जिंग करने के बाद फिर लो प्रेशर से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेरिक एयर का सप्लाई किया जाता है। और मीनवाइल ये सारी चीजें होते वक्त एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग किया जाता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और जब ये जो भी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है, अदर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल लेवल पर आने के बाद फिर लोगों को एंट्री के लिए, वर्किंग के लिए परमिट किया जाता है। लेकिन अगेन ये सारा चीज करने के लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब मशीनरी की जरूरत ही पड़ती है, ठीक है। तो रिजो जी बताइए, या और भी लोग हैं वो भी बताइए कि कौन से इक्विपमेंट मशीनरीज की जरूरत पड़ती है ये सारा ऑपरेशंस में। मैं सिर्फ मैकेनिकल वेंटिलेशन की बात कर रहा हूँ इन टनल। ब्लोअर मशीन है कन्फाइंड स्पेस में। हाँ, कौन सी मशीन प्लीज जरा रिपीट करोगे? नोर मशीन? ब्लोअर मशीन है, ब्लोअर मशीन होता है। ओके, अच्छा, Yes, ब्लोअर yes. के साथ, ठीक है। तो ब्लोअर मैं मशीन सिंपल है, एक कंप्रेसर रहेगा, तो उससे क्या होता है कि एयर एक फिल्टर करके उसे ब्लो किया जाता है प्रेशर के साथ, पाइप के अंदर, हाँ पाइप के अंदर उसको ब्लोअर करते हैं। करेक्ट। तो फिर पाइपलाइन जहां पर भी आपका काम चल रहा है उस लोकेशन पर आपको ये सप्लाइड करेगा। अब एयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या सिस्टम है, मैं उसे जानना चाहूंगा। एयर को बाहर निकालने के लिए कुछ रहता है या सिर्फ फोर्सफुली इसके लिए सप्लाई के लिए, ये बताइए। एग्जॉस्ट रहता है, ये जो ब्लोअर डालते हैं उसको एग्जॉस्ट रहता उल्टा, हाँ। हाँ वही सेम ब्लोअर रहता है जो उसको उल्टा करके हम लोग पाइप डालते हैं, जो वो एयर वो बाहर फेंकता है, फ्रेश एयर अंदर डालता है और अंदर का जो एयर है बाहर फेंकता है, ऐसा सर्कुलेशन। ये अच्छा, 1 घंटा हम लोग करता है, हाँ हम लोग 1 आवर इसको रिपीटेशन करता है, फिर उसका लेवल चेक करता है, जो गैस मॉनिटर लेके उसको चेक करता है, फिर उसके बाद अगेन 2 आवर्स काम करता है, फिर उसके बाद अगेन उसको फ्रेश एयर डाल के ये प्रोसेस चलते रहता है, जैसे कि जितना मॉनिटर देखते हैं, फिर उसके बाद 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स हम उसको प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। यस यस। और गाइस ये जो भी वेंटिलेशन वगैरह, ये जो है लाइटनिंग है वगैरह, ये सब हाइजीन में आता है। भले ये सेफ्टी का पार्ट है लेकिन सेफ्टी में भी हाइजीनिक डिवीजन है, तो हाइजीन में आता है। मैं किसी दिन एक हाइजीन का जब हम डिस्कस करेंगे, कोई टॉपिक आएगा ना, तो मैं आपको एयर चेंज भी बताऊंगा, एयर चेंज साइकिल वगैरह आपने सुना होगा, तो वो भी आपको बताऊंगा मैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एयर चेंज, सिंपल है, ज्यादा नहीं है। आपने एयर चेंज साइकिल वगैरह सुना होगा, HVAC सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि क्या रहता है एयर चेंज वगैरह, ठीक है। दोस्तों बाकी का आप पढ़ लीजिए, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है, बेसिक ही चीजें हैं। बाकी का हम फिर नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे जो भी है। यस, किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे बताओ। सर ये एक्सकवेशन जो हमारा मेरा पिछले जो कंपनी में था ना, तो 1.8 मीटर के आगे एक्सकवेशन जो होता है, तो हम लोग उसको कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर करते हैं, जो एक्सकवेशन होता है। तो ओके, बस ये ऐड करना चाहता था, जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था, जो मेरा पेट्रोकेमिकल का, तो ये जस्ट ऐड थैंक यू, करना थैंक चाहता यू। था, ठीक यस है। यस, थैंक यू। हाँ हाँ। बहुत सारे कंपनी में भी सेम प्रैक्टिस है गाइस। अगर आप 2 मीटर या उससे ज्यादा अगर ये करते हो, डीप एक्सकेवेट करते हो ना, तो उसे कन्फाइंड स्पेस माना जाता है। यस। ओके सर, थैंक और और मैंने जैसे पहले बताया कि इसे क्यों कन्फाइंड स्पेस माना जाता है। किसी भी जगह को अगर आपको कन्फाइंड स्पेस आइडेंटिफाई करना है ना, तो मैं जो बता रहा हूँ वो तीन चीजें जो है वो अप्लाई करके देखिए। अगर वो तीनों में यस यस आता है ना, तो वो कन्फाइंड स्पेस है। जैसे कि सबसे पहले तो आने जाने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, लिमिटेड। अगर आप एक्सकेवेशन करते हो तो वहां पर आपको लैडर से जाना पड़ेगा, लैडर से चढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या है, लिमिटेड एंट्री एग्जिट है। दूसरा, वहां पर परमानेंट रहने के लिए नहीं बनाई गई है वो जगह, ठीक है। दूसरा पैरामीटर, क्या एक्सकेवेशन परमानेंट रहने के लिए बनाया गया? नहीं, मतलब दूसरा भी क्या है, यहाँ पर टिक हो गया, तो दोनों प्रॉपर्टी टिक है। तीसरा पैरामीटर यह है कि वहां पर जाके आदमी काम कर सकता है क्या, ऐसी जगह है क्या? अगर यस है तो वो फिर क्या बन जाएगा, आपका कन्फाइंड स्पेस बन जाएगा। तो इसी पैरामीटर को, ये जो ओशा ने 3 पैरामीटर दिए हैं, ये आप चेक कीजिए, आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी जगह पर, ठीक है। क्या हमारा घर कन्फाइंड स्पेस है क्या? चलो 3 पैरामीटर अप्लाई करके देखते हैं। एग्जांपल, क्या हमारे घर में लिमिटेड एंट्री एग्जिट है क्या? नहीं, अनलिमिटेड एंट्री एग्जिट है, ठीक है। डोर बड़ा है, आप आसानी से आ जा सकते हो, मतलब पहला ही पैरामीटर डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया।
तो हमारा घर कन्फाइंड स्पेस नहीं है। चलो फिर भी मैं दूसरा पैरामीटर ये कर सकता हूँ, क्या हमारा घर परमानेंट रहने के लिए बनाया है क्या? ऑफ कोर्स हम रह सकते हैं वहां पर, मतलब दूसरा भी पैरामीटर अब यहाँ पर नहीं निकला। और तीसरा, आप घर में जाके काम कर सकते हो, तो तीसरा टिक है। तो मतलब 3 में से सिर्फ एक ही एप्लीकेबल है, तो हमारा घर कन्फाइंड स्पेस नहीं है। दूसरा, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ गटर का, ठीक है, गटर ले लो या सीवर ले लो। तो क्या सीवर में, क्या सीवर अंडरग्राउंड सीवेज जो है, अंडरग्राउंड सीवर जो है, क्या वो कन्फाइंड स्पेस है क्या? आंसर देने से पहले हम 3 पैरामीटर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, क्या एंट्री एग्जिट के लिए लिमिटेड स्पेस है क्या? ऑफ कोर्स मैन होल के थ्रू आपको जाना पड़ता है, मैन होल के थ्रू ही बाहर आना पड़ता है, मतलब लिमिटेड जगह है, तो ये पहला पैरामीटर टिक हो गया। दूसरा, क्या आदमी अंदर जाके काम कर सकता है क्या? यस, सीवेज में जाके ब्लॉकेज निकलते हैं लोग, सीवेज में जाके क्लीनिंग करते हैं, तो मतलब अंदर जाके काम कर सकते हैं, या उतनी जगह है वहां पर कि वो अंदर जाके काम कर सकते हैं। तीसरा, क्या वो परमानेंट रेसिडेंसी के लिए बना है क्या? नहीं। आप समझ रहे हो, मतलब नहीं का मतलब ये तीसरा भी पैरामीटर ये हो गया। तो इस तरीके से आप ओशा के डेफिनेशन से जो भी आपका कन्फाइंड स्पेस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस रिजो जी, कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, सही एग्जांपल दिया आपने। हाँ, तो इस तरीके से आप सिंपल आइडेंटिफाई करो। देखो, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं यार, मैं पढ़ पढ़ के मैं ये कर रहा हूँ कि कितना स्टूडेंट्स को, या जो भी, मैं खुद को पहले आसान कर लेता हूँ फिर दूसरों को बताता हूँ। और मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि इजी वर्ड्स में एग्जांपल देके किस तरीके से आप याद रख पाओ, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली बाय डेफिनेशन जाऊंगा आप भूल जाओगे, लेकिन जब इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो रह जाता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको बस ये समझना है कंसेप्ट क्या है। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं, आप गूगल करके भी डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टिव है। ओके, तो इसी के साथ ही आज का एंड करते हैं सेशन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक बाय, टेक केयर, थैंक यू। Thank you, sir. बाय बाय। Sir, thank you, sir. Good night.